हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वैदिक एज की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे उससे पहले कहना चाहूंगी कि आप लोग सब चाहते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिले। तो हमारी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस का एक सेट भी मिलेगा। आप वहीं पर आराम से उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और तुरंत का तुरंत उसका सही आंसर और रिजल्ट जो है वो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो साथ के साथ एक बार पहले पूरा वीडियो पढ़ लें अच्छे से उससे, और फिर उसके बाद तुरंत ही अपने आप को टेस्ट करके भी देख लें कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं वैदिक एज की तरफ। जो आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक पीपल थे, मतलब कि कभी कभी किसी किसी जगह पर रुक जाते थे, वरना नोबैड्स के जैसे, बंजारों के जैसे यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये कैस्पियन सी के पास से एक सेंट्रल एशिया में कोई जगह रही होगी, वहाँ से आए हैं। और वहाँ से इन्होंने खाइबर पास के थ्रू इंडिया में शेल्टर लिया, इंडिया में आए। ये खाइबर पास जो है हमारा वहाँ पे सप्ता सिंधु रीजन के पास, सप्ता सिंधु रीजन हम इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये 7 नदियों का समागम है, जैसे कि पंजाब। तो ये जो खाइबर पास है ये आपका ऊपर हिमालयाज़ की तरफ ही है। और यहाँ से हमारे आर्यंस ने, जो कैस्पियन सी के पास से ओरिजिनेटेड एक ट्राइब है, वो लोग हमारे इंडिया में आए हैं। और अब अगर बात आई है सप्ता सिंधु रीजन की, तो जो ये 7 रिवर्स हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है, तो ये 7 रिवर्स हैं हमारी: चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज, घाघर और सरस्वती। तो ये इन सातों रिवर्स का जो रीजन है जिसे हम पंजाब बोलते हैं, और इसी के ही ऊपर हमारा हिमालयाज़ वाला पोर्शन पड़ता है। तो यहीं से ही हमारे आर्यंस जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। अब आर्यंस की एंट्री के बारे में लिखा कहाँ है, आखिर हमें कैसे पता चला? जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, एंशियंट हिस्ट्री जो है इसके बहुत सारे साक्ष्य नहीं है हमारे पास। तो जो साक्ष्य हैं उतने से ही हम काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक हमारी जो ईरान के लोग हैं उनकी एक बुक है, ज़ोरस्ट्रियंस जो हैं, उनकी बुक है, सॉरी ईरान के लोगों की नहीं, ज़ोरस्ट्रियंस लोग जो है उनकी एक बुक है जिसका नाम है द ज़ेंद अवस्था। तो ये जो ज़ोरस्ट्रियंस की होली बुक है, जैसे हमारी होली बुक्स होती हैं रामायण महाभारत, इस तरीके से ही इनकी होली बुक है एक, ज़ैंद अवस्था, जिसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो आर्यंस हैं उनकी इंडिया में एंट्री हुई थी ईरान के थ्रू। जो ऊपर वाला पार्ट है, ईरान वाला जो पार्ट है, वहाँ से जो है ये यहाँ पे हमारे इंडिया की तरफ आए थे। और क्योंकि हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो वैदिक पीरियड है वो वेदास जो है बेसिकली उनके ऊपर बेस्ड है। कहीं ना कहीं वेद के बारे में, यहाँ पे वेदों के ज्ञान के बारे में, कितने वेद हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारे वेदास हैं ये सब वेद व्यास जी ने कंपाइल किए थे, एक साथ जो हैं वो कर दिए थे कि चलो ठीक है ये 4 वेद हैं, और ये नॉलेज इसमें जो है वो दी गई है। इसके अलावा जो वेद हैं वो अपुरुषेय हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ह्यूमंस ने नहीं दिया, अपुरुष है, जो उसमें पुरुष का कोई हाथ ना हो। मतलब देवों ने, आप कह सकते हैं एक तरीके से, इनको लिखा है, इनको रचा है। और इनमें जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है आज के ज़माने के हिसाब से भी और पहले के हिसाब से भी। तो ये किसी ह्यूमंस ने नहीं दी है। वेद, अब आप कहेंगे वेद व्यास ने क्या किया, तो वेद व्यास ने इन्हें कंपाइल किया है, सिर्फ एक साथ जोड़ के बता दिया, रख दिया, एक तरह से कंपाइल किया है, लिखा उन्होंने नहीं है इसे। अगर हम वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करते हैं कि आखिर बेसिकली वैदिक वेदास क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उस टाइम पे वैदिक एज के टाइम पे क्या लिटरेचर जो है वो फॉलो हो रही थी, क्या पढ़ा करता था इंसान, तो उसमें सबसे पहले मीनिंग आता है जो वेदा है उसका क्या मीनिंग है। तो वेदा का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज जो हम सबसे ऊपर है कहीं ना कहीं। और हमारे वैदिक लिटरेचर में 4 मेजर वेदास थे, 4 मेजर जो हैं वो चीज़ें हैं। तो वो 4 जो वेदास हैं वो हैं हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये चारों बुकें हैं एक तरीके से बड़ी बड़ी सी, जो आप, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का। लेकिन अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर इनमें क्या है। इसके अलावा, वेदास के अलावा, हमारे पास वैदिक एरा के टाइम पे ब्रह्मणास, उपनिषद, अरंक्यास और कुछ एपिक्स थे जैसे महाभारत और रामायण। ठीक है, इन सब के बारे में भी लोग जो है वो पढ़ रहे थे, ब्रह्मणास, उपनिषद, अरंक्यास और कुछ एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत। चलिए, अब हमने वैदिक एज के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले ली कि आर्यंस वैदिक एज के टाइम पर आए हैं,
और वैदिक एज कब से स्टार्ट हुई है, तो वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक एज जो है वो रही है। और इसके अलावा लेटर वैदिक एज हम एक चीज़ को मानते हैं जो 1000 बीसी से 500 बीसी तक रही है, कि कुछ चीज़ें जो है वैदिक एज वाली फॉलो हो रही थी और कुछ जो है वो अलग निकल गई। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके, मैंने कहा था अभी सभी वेदों के बारे में पढ़ना है हमें, तो एक एक करके सभी वेदों के बारे में एक थोड़ा सा जिस्ट जो है वो ले लेते हैं कि किस वेद के अंदर क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई थी, और ये अरंक्यास और उपनिषद ब्राह्मणास ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक एज में सामने आया। ये जो ऋग्वेदा है ये अब तक दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी धर्म से रिलेट करती हुई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो सबसे पुराना जो अब तक का टेक्स्ट है वो हमारा ऋग्वेद है। इसमें आपके 10 मंडल हैं, जिनके अंदर आपके 1028 सूक्त जो हैं वो लिखे हुए हैं, या हाइम्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर आपके अलग अलग जो है 1028 मंत्र जो हैं वो लिखे हुए हैं, हाइम्स या मंत्र जो हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ऋग्वेद से, वो ये आते हैं कि मिक्स्ड एज मंडल कौन से थे, मतलब कि सबसे न्यू मंडल कौन है जो अभी नए जोड़े गए हैं, और पुराने मंडल ऐसे कौन से पार्ट हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं मंडल की जगह, जो पहले से ही ऋग्वेद में पाए जाते थे, और ऐसे कौन से हैं जो बाद में मिक्स एज के टाइम पे जोड़े गए, ना बहुत नए ना बहुत पुराने। तो जो न्यूएस्ट मंडल हैं, जो सबसे नए ऋग्वेद में जोड़े गए, जब बहुत पहले की ही बात है तब जोड़े गए, तो वो है 1 and 10। तो 1 and 10 जो मंडल है वो न्यू मंडल है। उसके अलावा जो सबसे पुराने मंडल हैं वो हैं 2 और 7, और जो मिक्स एज मंडल्स हैं, जो मिक्स एज को बताते हैं, दर्शाते हैं, वो हैं हमारे 8 और 9, और ये क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, तो ये जो यजुर्वेद है, इसमें आपका सेक्रीफाइशियल फार्मूला जो था वो लिखा हुआ था। यजुर का मतलब ही सेक्रीफाइशियल फार्मूला है, मतलब कि कैसे हम भगवान को या जो भी चीज़ जिसको हम प्लीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ यजुर्वेद में लिखी हुई हैं। और ये जो एक यजुर्वेद जो है ऐसा पहला वेद है जो दोनों तरीके से लिखा हुआ है, प्रोज में भी लिखा हुआ है और पोइट्री में भी लिखा हुआ है, मतलब कि पाठ के रूप में भी लिखा हुआ है, आपका गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा हुआ है। कुछ इसमें आपके पद्यांश हैं, कुछ गद्यांश हैं, और मिला के जो है यजुर्वेद बना हुआ है। अब इसमें जो कृष्णा यजुर्वेदा हैं, उन्हें इस चीज़ का वो दिया जाता है कि उन्होंने प्रोज जो है उसे देखा, बताया, और इसी तरीके से जो हमारे शुक्ला यजुर्वेदा है उसे हम बताते हैं कि ये हमारा पोइट्री वाला हिस्सा है। तो दो मतलब पार्ट हो गए ना इसके, तो प्रोज वाला पार्ट जो है वो एक कृष्णा यजुर्वेदा है, गद्य वाला जो है, और जो हमारा पद्य वाला है वो शुक्ला यजुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। अगला वेद है हमारा सामवेद। तो सामवेद जो है इसमें आपकी कुछ हाइम्स इस तरीके की लिखी हुई है जो मेलोडी से रिलेटेड है, जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो सामवेद में हमारा पूरी तरीके से जो है जो भी हमारी म्यूज़िक है उसको रिलेट करती हुई चीज़ें दी हुई हैं, कि कैसे म्यूज़िक जो है वो ओरिजिनेट हुआ, और क्या क्या इसमें आपके सुर लय ताल क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको सामवेद में देखने को मिल जाएंगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सामा जो है उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन वोकल म्यूज़िक जो है वो भी मानते हैं, क्योंकि सामा का ही मतलब मेलोडी है, और सामवेद में ये सारी चीज़ें हैं, तो सामा को ही हम फादर ऑफ इंडियन वोकल म्यूज़िक भी कहते हैं। अब जो अर्थक्वेक और फेमाइन है, कि भूकंप जो आ जाता है हमारा या सूखा पड़ जाता है, ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में पहली बार कहीं लिखा हुआ है तो वो सामवेद में लिखा हुआ है। पहली बार इनका मेंशन जो है वो सामवेद में आया है, इससे पहले और कहीं नहीं आया था। जो हमारा चौथा और आखिरी वेद है वो है अथर्ववेद, और इसको माना जाता है, एक तो ये सबसे न्यूएस्ट वेद है, और इसे माना जाता है कि इसमें जो है ब्लैक मैजिक या चार्म्स जो हैं वो दे रखे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी मंत्रों के बारे में लिखा हुआ है जिससे इंसान वो सारी चीज़ें जो कभी नहीं पा सकता नॉर्मली, या सिर्फ सोचता है कई बार परेशान होके,
तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये मतलब इसे कई बार हम जो त्रिवेदास हैं उसमें से हटा देते हैं कि नहीं, ये इतना ज़्यादा इसे हम इम्पोर्टेंट जो है लोग नहीं मानते, या इसकी इतनी पूजा पाठ जो है वो नहीं करते अथर्ववेद की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये जो है वो ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए जो फर्स्ट थ्री वेदास हैं उन्हें त्राईवेदास कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं ब्राह्मणास की तरफ। तो जो हमारे ब्राह्मणास हैं वो टेक्स्ट हैं प्रोस फॉर्म में, जो आपके सारे के सारे वेदा में क्या लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसमें पोइट्री के फॉर्म में भी चीज़ें लिखी हुई हैं और सिर्फ यजुर्वेद में ही प्रोज में भी लिखी हुई हैं। तो फिर लोगों ने ब्राह्मणास जो हैं उन्हें डिस्कवर किया, और ब्राह्मणास जो हैं वो आपके वेद में क्या दिया हुआ है उसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये प्रोज के फॉर्म में है, क्योंकि बाकी के हमारे सारे के सारे जो वेद थे वो पोइट्री के फॉर्म में थे। तो ऋग्वेद जो है इसे ऐत्रेय या फिर कौशितकी ब्राह्मणा जो है वो उन्होंने कंपाइल किया है हमारा प्रोज फॉर्म में। यजुर्वेद को जो है शतापथ ने किया है, और इसे हम लोग ताइत्रिया ब्राह्मणा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो सामवेद है उसे कंपाइल किया है पंचविशा ने, और इसे हम जैमिनिया ब्राह्मणा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो अथर्ववेद है उसे हम गोपात ब्राह्मणा के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 4 वेद हैं और 4 ब्राह्मणास हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो। अब इसी तरीके से हमारे फिर नेक्स्ट जो थी वो लिटरेचर निकल के आई थी, वो थी अरंक्यास। तो जो हमारे अरंक्यास हैं इनमें क्या है आपका कि ये कंक्लूसिव पार्ट है ब्राह्मणा के। देखो एक एक स्टेप डाउन है, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत हार्ड थी, वेदों को पढ़ना हार्ड था, तो ब्राह्मणा प्रोज फॉर्म में आए। और अब उनका कंक्लूसिव पार्ट कि जो किस तरीके से चीज़ें बनी हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, तो वो हैं अरंक्यास। ये हमारे 7 है टोटल नंबर में, और इसमें जो है कंक्लूसिव पार्ट सारे वेदों का एक निचोड़ जो है एक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब फिर आते हैं हमारे उपनिषद्स। इन्हें हम वेदांता भी कहते हैं उपनिषद्स को। ये हमारे 108 हैं नंबर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते का, कि सत्यमेव जयते पहली बार कहाँ पे मेंशन किया गया। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मुंडको उपनिषद जो है उसमें पहली बार इसका आपको उल्लेख देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते का। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नॉर्मल रिलीजियस टेक्स्ट जिनके बारे में वैदिक एज में लिटरेचर जो थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि हमारी 2 एपिक्स भी हैं, 2 एपिक्स के नाम जैसे रामायण और महाभारत, तो उनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कई बार आपने देखा हुआ है, तो वो भी इस टाइम पे वैदिक लिटरेचर के टाइम पर ही निकल कर आई थी। अब ये पूरी वैदिक सोसाइटी की एक बात हो गई। देखते हैं अब कि आखिर उस टाइम पे सच में सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो जो ये वैदिक सभ्यता है उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था। तो बेसिकली जो हमारी ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कियल थी, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज था। फिर यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ पोएट्स थी, कवित्रियाँ थीं, जैसे कि आपला विश्वेश्वरा घोषा और लोपामुद्रा, जो उस टाइम पे बहुत ही फेमस पोइट जो हैं कवित्रियाँ रहीं, और अपने विचार प्रस्तुत करने वाली विदुषी भी इन्हें माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी ये लोग। इसके अलावा जो हमारे ऋग्वेदिक लोग थे वो बेसिकली पेस्ट्रॉल्स थे या केटल रियरिंग पीपल थे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चरवाहों के जैसे जो है कैटल्स को चराना यहाँ वहाँ और कैटल्स को पालना, यही उनका काम था। तो इसके अलावा स्पिनिंग और कारपेंट्री का भी काम हुआ करता था उस टाइम पे, और गोल्ड स्मिथ भी थे जो हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह आभूषण जो हैं वो बनाते थे, गहनों को बनाने वाले लोग थे। और स्पिनिंग और कारपेंट्री का मतलब है कि कारपेंट्री वाला काम किया जाता था, लकड़ी का काम किया जाता था। स्पिनिंग का मतलब हो गया आपके मटके वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो की जाती थी उस टाइम पे। जो है रिवर्स एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ ट्रेड, एंड इनिशियली ट्रेड वाज डन बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। तो होता क्या था कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो है नावों में बैठ के, रिवर्स में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। तो रिवर्स जो थी वो नदियाँ जो थी वो एक तरीके से ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक साधन थी लोगों का, उसमें बैठ के आराम से जा सकते थे। और उस टाइम पे बार्टर सिस्टम जो है वो चला करता था। बाद में जो है गोल्ड कॉइन्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, और इन गोल्ड कॉइन्स को हम बोलते थे निष्खा। तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है निष्खा का यूज़ होने लगा, वरना पहले बार्टर सिस्टम था।
बार्टर सिस्टम का मतलब होता है चीज़ के बदले में चीज़ जो है वो दे देना। जैसे कि मुझे गाय खरीदनी है और उसके एवज़ में मैंने 2 बोरी गेहूँ जो हैं क्योंकि मेरे पास थे तो वो दे दिए। तो ये जो सिस्टम है ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। तो बाद में बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग करने के लिए जो है वो गोल्ड कॉइन्स का यूज़ होने लगा और वो उन गोल्ड कॉइन्स का नाम था निष्का। अब हम एक बार रिलीजन देख लेते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे बेसिकली रिलीजन कैसा रहा होगा। तो वैदिक रिलीजन जो है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ये सारी बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या था हमारा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनकी पूजा की जाती थी। ये नहीं कि कोई भगवान हमने अलग से मान रखे, नहीं, जो चीज़ें हमें हमारा जीवन प्रदान करने में मदद कर रही हैं उनकी पूजा की जा रही है, उनको वर्शिप किया जाता था। जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। तो हम मानते ही हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो वहीं 4 तत्व वहाँ से और साथ में इंद्र जो हैं जो जिन्हें अ, बारिश का देवता माना जाता है। तो बिना फर्टिलिटी के देखो कोई काम नहीं होने वाला, बिना बारिश के पानी के नहीं होने वाला है। तो वही 5 जो है यहाँ पे उनकी पूजा की जाती थी, वर्शिप किया जाता था। इसके अलावा कुछ फीमेल गॉड्स भी थे जिनके बारे में बात सुनने को आती है, जैसे कि अदिति और उषाज नाम की ये जो 2 फीमेल गॉड हैं, इनका भी ज़िक्र आपको कहीं न कहीं वैदिक सिविलाइज़ेशन में मिलता है। इंदिरा के ऊपर जो है वो 250 हाइम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, सूक्ताज़ मतलब इनकी प्रेज़ में कहे गए, और अग्नि के ऊपर भी 200 हाइम्स जो हैं वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उस टाइम पे जो है वो एक होली एनिमल थी गाय। गाय को एक बहुत ही पूजनीय एनिमल माना जाता था और साथ में इसे एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ किया जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको गाय चाहिए तो आपने 2 बोरी गेहूँ दे दिए। तो इसी तरीके से जो है आपको कोई सामान चाहिए तो लोग जो है गाय का आदान-प्रदान किया करते थे। उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी माना जाता था। उस टाइम पर जो लोगों की शादी नहीं हुई हुई थी उन्हें आमोजू जो है उस नाम से जाना जाता था कि जिसकी भी शादी नहीं हुई है वो सब जो हैं वो आमोजू हैं। और इसी टाइम पर हमारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सन है उसको डिनोट करता हुआ उसको डिवोटेड जो है सूर्य को डिवोटेड जो है एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र आया जो आज भी हम लोग गाते हैं, और वो है गायत्री मंत्र। तो ये जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य को डिवोटेड जो है एक मंत्र है जिसे हम बोलते हैं गायत्री मंत्र। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड इज़ फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा ऋग्वेद जो है वो हमें पता ही है कि ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, और लेकिन फिर भी जो लोगों के द्वारा लिखा हुआ है, ये तो क्योंकि आप पुरुष हैं जो हमारे ऋग्वेद और ये सारे के सारे वेद हैं, तो जो पुरुषों के द्वारा लिखा हुआ पहला रिलीजियस टेक्स्ट है वो है फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनकाइंड। उसका नाम है फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैनकाइंड। अब अगर हम एक बार लेटर वैदिक पेज के पीरियड के बारे में बात करते हैं कि लास्ट में अभी मैंने आपको बताया था 1000 से लेके 500 बीसी तक जो है वो लेटर वैदिक पीरियड रहा है, सिविलाइजेशन लेटर वैदिक सिविलाइजेशन रहा है। तो इसे जो है हम लोग PGW आयरन फेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जो लेटर वैदिक पीरियड है इसे PGW आयरन फेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस टाइम पे जो है जो कास्ट सिस्टम जो था वो चेंज हो गया। वो अब हमारे काम के ऊपर बेस्ड नहीं रह गया। जो पहले जो है हमारा कास्ट सिस्टम जो था वो काम के ऊपर बेस्ड था कि जो जैसा काम करता था उस हिसाब से उसको कास्ट जो है वो दी जाती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो है ये वंश के आधार पर हो गया, फैमिली के आधार पर हो गया कि अगर आप ब्राह्मण के यहाँ हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, अगर आप शूद्र के यहाँ हुए तो अब आप शूद्र हो गए। अब काम के बेसिस पे जो है वो कास्ट सिस्टम नहीं रहा, चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कास्ट सिस्टम कब चेंज हुआ, तो ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हुआ है। अब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में, पहले वाली तो हम पढ़ चुके हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अब इस टाइम पे क्या हुआ लेटर वैदिक रीजन में कि बड़ी बड़ी किंगडम्स जो हैं वो बनने लगे, जिन्हें हम राष्ट्र या फिर महाजनपदास जो है वो कहते थे। पहले छोटे छोटे सी गांव थे, उनमें ही मुखिया हुआ करते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते बड़ी बड़ी किंगडम्स जो हैं वो बनने लगी। इसके अलावा जो है किंग्स जो थे उन्होंने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स देना शुरू कर दिया, जैसे कि एक रथ, सम्राट। और इसके अलावा वो लोग जो है अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्रीफाइसेस करने लग गए, एक दूसरे को मारना और इस टाइप के काम भी जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते शुरू हो जाते हैं। अब हमारी सोसाइटी भी जो 4 कास्ट के हिसाब से 4 डिविजन्स जो हैं उसके हो जाते हैं सोसाइटी के, जिनमें आते हैं आपके ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और इस टाइम पे देखो, पहले हम लोग गोल्ड स्मिथ थे, स्पिनिंग थे, कारपेंटरी कर रहे थे, या ज़्यादातर जो है वो कैटल रियरिंग कर रहे थे, ये सब काम चल रहा था। लेकिन अब जो है लेटर वैदिक पीरियड के आते आते एग्रीकल्चर जो है वो मेन काम बन गया, जो हमारा उगाना, अपनी फसलें उगाना जो है, वो कृषि जो है वो मेन जो है काम बन गया था इस टाइम पे। अब पहले हमने देखा था कि निष्का नाम के जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब जो है गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गए। बार्टर सिस्टम ख़त्म हो जाता है लेटर वैदिक एज में। और जो गोल्ड कॉइन्स थे अब उनका नाम सतनाम हो गया, और जो सिल्वर कॉइन्स नए आए हैं इनका नाम है कृशाला। तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो हैं उनका यूज़ यहाँ पर होने लग गया। इसके अलावा जो है रिलीजियस कंडीशंस भी चेंज हुई। पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की पूजा कर रहे थे, लेकिन अब इंद्र और अग्नि जो थे उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई यहाँ पे। और अब जो है वो लोग पूजा करने लग गए प्रजापति द क्रिएटर की, विष्णु द सेवियर की, एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर की। अब इन लोगों की पूजा जो है वो होने लग गई। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हमारे त्रिदेव हैं उनकी पूजा यहाँ पर जो है वो होने लग गई। प्रजापति या ब्रह्मदेव, विष्णु को तो आप जानते ही हैं, विष्णुदेव, और रुद्र का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं शिव जी से। तो ये हमारे क्रिएटर, सेवियर और डिस्ट्रॉयर, इस नाम से जो है इनकी पूजा लेटर वैदिक पीरियड आते आते होने लग गई। तो ये था आपका सब कुछ वैदिक पीरियड के बारे में। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम राइज ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में जो है वो बात करेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म क्या था।